ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है और इतिहास गवाह है कि संसाधन संपन्न क्षेत्रों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ रिसर्च एक अलग ही कहानी बयां करती है। वो कैसे? राज्य ने केवल खदानों पर निर्भर रहने के बजाय उस जियोलॉजिकल बैटरी की ऊर्जा को ह्यूमन कैपिटल या मानव संसाधन में बदलना शुरू कर दिया है। आप शिक्षा और स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हैं। सही कहा। रायपुर में आज IIM, NIT और एम्स जैसे सर्वोच्च संस्थान मौजूद हैं। बिलासपुर में सिम्स और GGV जैसे संस्थान हैं। मतलब ये एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी से नॉलेज इकोनॉमी की तरफ एक शिफ्ट है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा प्रतीक है नया रायपुर। ये कोई साधारण शहर नहीं है, ये पूरी तरह से एक नियोजित और आधुनिक स्मार्ट सिटी है। ये तो जमीन के नीचे के खनिजों और ऊपर के आधुनिक विकास का बहुत ही बेहतरीन तालमेल है। अब इस आधुनिकता से थोड़ा पीछे चलते हैं, उस चीज की तरफ जिसने शुरुआत में मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया था। आप उस 75 दिनों वाले बस्तर दशहरे की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे इसके पीछे का विज्ञान या कह लें कि तर्क समझना है। कोई भी त्योहार 75 दिनों तक कैसे चल सकता है? और अगर ये दशहरा है तो रावण दहन क्यों नहीं होता भाई? देखिए, मुख्य धारा की कहानियों में हम दशहरे को सीधे तौर पर रामायण और बुराई पर अच्छाई की जीत से जोड़ के देखते हैं। रावण दहन से? हाँ, लेकिन बस्तर का दशहरा इस नैरेटिव से पूरी तरह अलग है। ये दरअसल एक आदिवासी परंपरा है जो प्रकृति और स्थानीय शक्तियों की उपासना पर आधारित है। 75 दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि ये एक तरह की आध्यात्मिक संसद है। आध्यात्मिक संसद, ये वाकई बहुत ही दिलचस्प शब्द है। इसे ऐसे समझें, बस्तर क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में अलग अलग स्थानीय देवी देवता होते हैं। इस दशहरे के दौरान वे सभी स्थानीय देवी देवता अपनी अपनी पालकियों में बैठकर दंतेश्वरी देवी के मंदिर में एकत्रित होते हैं। अच्छा, दंतेश्वरी देवी। हाँ, जिन्हें इस पूरे क्षेत्र की आराध्य माना जाता है। तो ये 75 दिनों की प्रक्रिया उन सभी देवी देवताओं के एक जगह जुटने, उनकी रस्मों को पूरा करने और प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव को मनाने की एक लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। क्या बात है। इसमें मुख्य रूप से गोंड, हल्बा, मुरिया और पहाड़ी कोरवा जैसी जनजातियां शामिल होती हैं। ये राम या रावण की कहानी नहीं है, ये एक स्थानीय इकोसिस्टम की अपनी स्वतंत्र आस्था है। ये नजरिया वाकई बहुत नया है। इसका मतलब है कि हम जिस छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात करते हैं, चाहे वो उनकी हल्बी, गोंडी जैसी बोलियां हों या फिर राउत नाचा, पंथी, कर्मा और सुआ जैसे लोक नृत्य, हाँ, ये सब किसी एक सांचे में नहीं ढले हैं। ये सीधे तौर पर उनके जंगलों और उनके इकोसिस्टम से पैदा हुए हैं। बिल्कुल। और सिर्फ नृत्य या भाषा ही नहीं, उनका भोजन भी। अगर आप उनके त्योहारों को देखें, जैसे हरेली, पोला, छेरछेरा, ये सभी कृषि चक्र